झमाझम बारिश हो रही थी और कोलकाता से दूर एक छोटे से गांव की गलियों में भीगते हुए झनक अपने सपनों की दुनिया में खोई हुई थी। वह एक सीधी सादी लेकिन बात बात पर सच बोल देने वाली मुंहफट लड़की थी, जिसके दिल में शहर जाकर पढ़ाई करने का सपना पल रहा था। उसकी मां नूतन भी चाहती थी कि उसकी बेटी अपने सपनों को साकार करे, लेकिन गांव के पुराने रीति रिवाजों और सामाजिक बंधनों के सामने उसकी एक न चलती थी। गांव वाले, खासकर कंका, वीर जैसे लोग औरतों के सपनों को ज्यादा अहमियत नहीं देते थे। ऐसे में गांव में अचानक एक अजनबी की एंट्री होती है। एक पढ़ा लिखा हैंडसम पुलिस ऑफिसर ऋषि, जो किसी सरकारी काम से गांव आया हुआ था। उसकी गाड़ी रास्ते में खराब हो जाती है और उसे गांव में कुछ समय रुकना पड़ता है। गांव वाले उसे देखते ही शहरी बाबू कहकर चिढ़ाने लगते हैं, लेकिन कंका और वीर की नजरें किसी और ही साजिश की ओर थीं। उन्होंने देखा कि ऋषि और झनक की उम्र लगभग एक सी है और ऋषि तो अच्छा कमाता भी है, तो क्यों ना इन दोनों की शादी करवा दी जाए। पहले तो नूतन इस फैसले से बेहद नाराज होती है, लेकिन गांव वालों की बातों में आकर वह चुप हो जाती है। ऋषि को इस पूरे षड्यंत्र की भनक तक नहीं होती। वह तो बस अपनी गाड़ी ठीक कराकर कोलकाता लौट जाना चाहता है। लेकिन गांव वाले उसे घेर लेते हैं और बहाने से एक नकली शादी करवा देते हैं, जिसमें केवल कागजी औपचारिकताएं होती हैं, ताकि गांव की परंपराएं भी निभ जाएं और झनक की इज्जत भी बनी रहे। झनक इस पूरे खेल में चुप रहती है, लेकिन भीतर ही भीतर बहुत कुछ सोच रही होती है। शादी के बाद ऋषि और झनक को कोलकाता के लिए निकलना पड़ता है। रास्ते में झनक को तेज भूख लगती है। ऋषि, जो स्वभाव से चिड़चिड़ा था, उसकी भूख देखकर एक ढाबे पर गाड़ी रोक देता है। खाने में क्या है? ऋषि पूछता है। मुझे दाल भात खाना है, झनक चमकती आंखों से जवाब देती है। ऋषि वेटर से कहता है, मुझे सिर्फ चाय चाहिए, लेकिन इनके लिए दाल भात ले आओ। झनक मुस्कुराकर कहती है, वाह शहरी बाबू, आपको हमारी भूख का ख्याल है, बहुत अच्छा किया जो यहाँ ले आए। ऋषि झुंझलाकर कहता है, तुम 2 मिनट चुप नहीं रह सकती? खाना खाओ, मेरा दिमाग मत खाओ। लेकिन झनक कहाँ चुप रहने वाली थी। शहरी बाबू, हम कब से कह रहे हैं कि ये शादी नकली है, आप तो हमें ऐसे डांट रहे हैं जैसे असली शादी हो गई हो। वैसे भी हम आपके घर नहीं रुकने वाले। आप बोल देना घर वालों से कि ये काम वाली है, 2-4 दिन काम करके चली जाएगी। ऋषि गुस्से में आ जाता है, तुम 2 मिनट के लिए अपनी बकवास बंद करोगी या नहीं? लेकिन झनक हंसते हुए कहती है, हमें तो पता है आपकी कोई और मेरारू है जो आपका इंतजार कर रही है, तो हम आपसे शादी क्यों करेंगे? ऋषि थोड़ा नरम पड़ जाता है, ठीक है, शांत हो जाओ, लेकिन गांव वालों के सामने कुछ मत बोलना, वहां कुछ भी हो सकता है। इतने में वेटर खाना लेकर आता है और झनक दाल भात देखकर बेहद खुश हो जाती है। वह देसी अंदाज में खाना खाने लगती है, जैसे गांव में खाया जाता है। लोग उसे देखकर हंसने लगते हैं, लेकिन झनक कहती है, शहरी बाबू, आपको क्या पता कि खाने की कीमत क्या होती है? हम तो ऐसे ही खाएंगे क्योंकि हमें खाने के लिए ही जीना आता है। ऋषि कहता है, अगर तुम्हारा खाना खत्म हो गया हो तो चलो। झनक बोलती है, भूख तो अभी भी लगी है, लेकिन अब नहीं खाएंगे। चलो गाड़ी में बैठो। ऋषि कहता है, तुम पीछे बैठो, लेकिन झनक जिद करती है, नहीं, हम आगे बैठेंगे, खुद चलाएंगे। ऋषि हंसते हुए कहता है, तुम जिस हिसाब से गाड़ी चला रही हो, साइकिल भी आगे निकल जाएगी। ऋषि गाड़ी तेज चलाने लगता है। उसका मालिक उसे चेतावनी देता है कि गाड़ी पुरानी है, ब्रेक फेल हो सकते हैं, लेकिन ऋषि गुस्से में उसकी बात नहीं सुनता। अचानक गाड़ी के ब्रेक वाकई फेल हो जाते हैं और गाड़ी एक पेड़ से जा टकराती है। सभी बेहोश हो जाते हैं। जब सबको होश आता है तो झनक की हालत सबसे खराब होती है। उसे गहरी चोट लगी होती है और बहुत खून बह रहा होता है। गाड़ी के पीछे बैठे कंका जैसे लोग सीन क्रिएट करने लगते हैं, देखो, हमारी झनक बिटिया को मार डाला। ये कभी शादी करना ही नहीं चाहता था, इसलिए रास्ते में उस पर चिल्ला रहा था। दूसरी ओर गांव में नूतन बेहद परेशान होती है। उसकी सहेलियां फूल और रानी उसे समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन नूतन रोते हुए कहती है, मेरी बच्ची पढ़ना चाहती थी, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब ना वो यहाँ है, ना उसका कोई हालचाल मिल रहा है।
इसी बीच वीर और दामू, जो नूतन के भाई हैं, आते हैं और माफी मांगते हैं। नूतन, हमें माफ कर दो, हमारी वजह से सब हुआ, हमें अफसोस है, हम मजबूरी में फंस गए थे। नूतन गुस्से में कहती है, अब क्या रह गया, मेरी बच्ची की जिंदगी तो तबाह हो गई, अब यहाँ खड़े मत रहो। इधर ऋषि झनक को अस्पताल लेकर जाता है, जहां उसे इमरजेंसी में भर्ती किया जाता है। रिसेप्शन पर नर्स और डॉक्टर उसे रुकने को कहते हैं। पुलिस अधिकारी भी पूछताछ के लिए आते हैं। सर, आपको इन्वेस्टिगेशन का सामना करना पड़ेगा, एक अधिकारी कहता है। ऋषि जवाब देता है, मैं डरता नहीं, ब्रेक फेल हो गया था, गाड़ी पुरानी थी, लेकिन मैंने उसे मोड़ने की कोशिश की। उसका जूनियर उसे आश्वासन देता है, सर चिंता मत कीजिए, हम डॉक्टर से बात कर लेंगे। ऋषि बेहद परेशान और चिंतित नजर आता है। डॉक्टर नर्स से पूछती है, क्या इनके साथ कोई आया है? नर्स बताती है कि हाँ, एक युवक आया है, जो उसे लाया है और वहीं बाहर इंतजार कर रहा है। डॉक्टर और नर्स आपस में खुसर पुसर कर रहे थे, क्योंकि झनक को जब अस्पताल लाया गया तब उसकी हालत गंभीर थी और पहचान के लिए कोई साफ जानकारी नहीं थी। नर्स डॉक्टर से कहती है, पता नहीं ये आदमी कौन है जो इसे लेकर आया है, शायद पति हो। डॉक्टर संदेह से जवाब देती है, लगता तो नहीं। नर्स तुरंत कहती है, बिल्कुल भी नहीं सर, देखकर तो बिल्कुल नहीं लगता कि वो इसका पति है। वो काफी पढ़ा लिखा और हैंडसम लग रहा है, किसी ऊंचे पद का आदमी लगता है। और ये लड़की तो गांव की, एकदम देहाती सी, दोनों का कोई मेलजोल नहीं दिखता। डॉक्टर हल्के से मुस्कुराकर मजाक करती है, तो तुमने तो पूरी जांच पड़ताल कर ली, नर्स बनो या जासूस। तभी बुआ अस्पताल में पहुंचती है और नूतन पर चढ़ बैठती है। अभी भी तुम्हारी समझ में नहीं आया कि बेटी चली गई है और तुम विलाप कर रही हो। बेटी तो शहर चली गई है, जहां हमेशा भेजना चाहती थी। कंका भी ताना मारती है, ओ नूतन, खुश क्यों नहीं हो रही? तुम्हें तो चाहती थी ना कि तुम्हारी बिटिया बाहर जाए, शहरी बाबू आए और ले जाएं। देखो, अब तो किस्मत से शादी भी हो गई और शहर भी पहुंच गई। और कुछ चाहिए तुम्हें? फूल और रानी यह सुनकर चुप नहीं रहती। बुआ, आपको शर्म नहीं आती? माम बेटी के रिश्ते का मजाक बना रखा है, क्यों पीछे पड़ी हो उसकी? उसने क्या बिगाड़ा तुम सबका? लेकिन कंका और तंका जैसे लोग अपनी बात पर अड़े रहते हैं। कंका कहती है, अरे गलत क्या बोल रहे हैं? अब उसकी लाइफ सेट हो गई है, शादी हो गई है शहरी बाबू से, और क्या चाहिए? वैसे भी नूतन तो खुद सालों पहले शहर जाने की सोचती थी, वो तो किसी ने साथ नहीं दिया। अब बिटिया को तो मौका मिल ही गया। इसी बीच अस्पताल में झनक को धीरे धीरे होश आने लगता है, लेकिन उसके सिर की चोट के कारण उसकी बातें बेतुकी लग रही थीं। नर्स धीरे से पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है? झनक भौचक की नजरों से देखती है, मैं यहाँ कैसे आई? डॉक्टर शांत स्वर में पूछती है, तुम्हें चोट लगी है, लेकिन बताओ तुम जा कहाँ रही थी? झनक कुछ देर सोचती है, फिर बिना सिर पैर की बातें करने लगती है, हम तो घूमने जा रहे थे। हाँ, घूमने? नर्स हंसती है, घूमने? फिर यह चोट कैसे लगी? डॉक्टर ऋषि को बुलाकर बताती है कि झनक सिर पर लगी चोट के कारण भ्रमित है और उसे डकैत कह रही थी। ऋषि समझ जाता है कि वह शायद किसी फिल्म की कहानी में उलझी हुई है। वो फिल्में बहुत देखती है, आपने डिस्चार्ज कर दीजिए, ऋषि डॉक्टर से कहता है। लेकिन डॉक्टर दृढ़ता से बोलती है, नहीं, पहले टेस्ट होंगे तभी डिस्चार्ज देंगे। झनक को चेकअप के लिए अंदर ले जाया जाता है, लेकिन वह जिद करती है कि उसे टेस्ट नहीं करवाने। तभी ऋषि अंदर आता है और गुस्से से कहता है, तुमने इन लोगों को क्या बोल दिया कि मैं डकैत हूँ? पहले ही इतनी मुसीबत में हूँ और तुम फिर से तमाशा खड़ा कर रही हो। झनक डर के मारे कहती है, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। लेकिन ऋषि नाराज होता है, तुम टेस्ट करवाओ, मुझे और भी काम है, कोलकाता निकलना है। उधर नूतन और धामू के बीच बहस चल रही थी। नूतन चिल्लाती है, तुमने ऋषि का नंबर भी नहीं लिया, अब मैं अपनी बेटी को कैसे ढूंढूंगी? धामू शर्मिंदा खड़ा रहता है, लेकिन कुछ कह नहीं पाता। इतने में ऋषि को अदिति का फोन आता है। अदिति गुस्से में पूछती है, तुम अभी तक क्यों नहीं आए? मुझे लग रहा है हम अलग हो जाएंगे। ऋषि समझाता है, बस थोड़ी बारिश हो गई है, निकल रहा हूँ। अदिति भावुक होकर कहती है,
मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन दिल से बहुत अजीब लग रहा है। इसी समय दूसरी ओर कहानी में एक नया मोड़ आता है। ईशानी, जो पीहू की देखरेख कर रही होती है, उसे घर चलने को कहती है। लेकिन पीहू बदतमीजी पर उतर आती है, आप अभी तक पीछा नहीं छोड़ी। यहाँ तक चली आई। ईशानी उसे समझाती है, क्या तुम जानती हो ये आदमी कौन है जिसके साथ तुम यहाँ हो? जीत, जो पीहू को कमरे में ले आया था, फौरन बोल पड़ता है, देखा पीहू, मैंने पहले ही कहा था, ये औरत चैन से रहने नहीं देगी। मैं तो तुम्हें सिर्फ लिंडो व्यूज दिखाने लाया था। ईशानी गुस्से में चिल्लाती है, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम बाप की उम्र की हो और बच्ची को लेकर यहाँ घूम रहे हो। जीत बेशर्मी से बोलता है, मैं पीहू को बेटी मानता हूँ, लेकिन लगता है ईशानी तुम जानबूझकर हर बात को गलत रंग देती हो। पीहू इस सब से कंफ्यूज हो जाती है और ईशानी पर चिल्लाती है, आप मेरी माँ क्यों बनती हो? मेरी माँ सिर्फ एक थी, आप सिर्फ ड्रामा करती हो। ईशानी आहत होती है, लेकिन फिर भी हिम्मत से कहती है, मैं तुम्हें अपने दिल से बेटी मानती हूँ, तुम्हारे भले के लिए ही कह रही हूँ। जीत इस स्थिति का फायदा उठाता है, देखा पीहू, ये औरत कैसी है? तुम्हें क्या लगता है ये क्यों बार बार तुम्हें रोकती है? इसका कोई एजेंडा है? पीहू और उलझ जाती है, आप इतनी श्योर क्यों हो ईशानी? ईशानी गंभीर होकर कहती है, क्योंकि मैंने इसे करीब से देखा है, ये आदमी खतरनाक है। बंद कमरे में तुम्हें क्यों लाया? तुम बाहर भी पार्टी कर सकती थी। पीहू फिर भी उलझन में रहती है, हाथ छुड़ाकर कहती है, मैं नहीं चलूंगी। ईशानी धमकी देती है, मैं तुम्हारे बाबा को फोन करूंगी। जीत हंसते हुए कहता है, 2 दिन और देख लो, सब खुद ही साफ हो जाएगा। ईशानी निडर होकर बोलती है, जो करना है कर लो, मैं पीछे हटने वाली नहीं। इधर गांव में नूतन को झनक के एक्सीडेंट की खबर मिलती है। वह चीख उठती है, मैं पहले ही कह रही थी, पर किसी ने नहीं सुनी। कंका फिर जहर घोलती है, बोला था ना, अशुभ है वो, और देखो तुलसी का दिया भी बुझ गया। कंका भी जोर देती है, देखा, अपशगुन हो गया। अस्पताल में झनक अभी भी होश में है, लेकिन उसकी बातें अब भी बेतुकी हैं। डॉक्टर को समझ नहीं आता कि उसके साथ असल में क्या हुआ है। उसका दिमाग अब भी भ्रमित था और सब कुछ एक धुंध की तरह लग रहा था। लेकिन क्या ये चोट सिर्फ बाहरी थी या उसके अंदर भी कुछ टूट गया था? ये तो आने वाला समय ही बताएगा।